नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकृति और मानव के संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की 3 मूल विचारधाराओं में से एक निश्चयवाद की विचारधारा के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव भूगोल का मूलभूत उद्देश्य है मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करना। मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण या प्रकृति के मध्य संबंधों को लेकर विद्वानों के मत एक नहीं है, उनके विचार एक नहीं है। अर्थात विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों की व्याख्या की। इस प्रकार मानव भूगोल में मानव तथा प्रकृति के संबंधों को लेकर 3 विचारधाराएं पनपी। मानव भूगोल में मानव तथा प्रकृति के संबंधों पर आधारित 3 विचारधाराओं में से पहली विचारधारा है निश्चयवाद की विचारधारा, नियतिवाद की विचारधारा या डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद की विचारधारा या इसके समर्थकों का मानना है कि सभी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप प्रकृति से नियंत्रित हैं या प्रकृति से प्रभावित होते हैं। अर्थात निश्चयवादियों का मानना है कि प्रकृति प्रधान है, वह ही मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं तथा क्रियाकलापों को निर्धारित करती है, प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है, जबकि मनुष्य बेबस है, बेसहारा है या प्रकृति का दास है। जबकि दूसरी विचारधारा संभववाद, पॉसिबिलिज्म, इस विचारधारा या इसके समर्थकों का मानना है कि मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों के मध्य मानव अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता, तकनीकी दक्षता के आधार पर प्रकृति पर अपना वर्चस्व कायम करता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इस तरीके से यह विचारधारा मनुष्य को अति शक्तिशाली मानती है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति में बदलाव लाता है। ऐसा इस विचारधारा और इसके समर्थकों का मानना है। मानव भूगोल की तीसरी विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवाद की विचारधारा, न्यू डिटर्मिनिज्म। नवनिश्चयवाद की विचारधारा उपरोक्त दोनों विचारधाराओं यानी निश्चयवाद तथा संभववाद, जो दोनों ही विचारधाराएं अतिवादी हैं, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करती है। यह विचारधारा या नवनिश्चयवाद की विचारधारा मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों को संतुलन स्थापित करती है या उनके संतुलन पर बल देती है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा के समर्थकों का मानना है या इस विचारधारा का मत है कि मानव तथा प्रकृति के संबंधों में ना तो प्रकृति प्रबल है और मनुष्य उसका दास है, और न ही मनुष्य अति शक्तिशाली है जो उस पे अपना वर्चस्व स्थापित करता है, बल्कि इन दोनों के मध्य संतुलन होना अति आवश्यक है। और यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति के नियमों की पालना करते हुए वह आगे बढ़े, और ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पे वह उसकी प्रकृति पर विजय मानी जाएगी, लेकिन उसे प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करनी है।
प्रकृति जहां पे मना करे, प्रकृति उसे रोके, वहां पे उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के खिलाफ हो या इस प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इस तरीके से मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों को लेकर या उनके संबंधों पर आधारित मानव भूगोल में 3 मूल विचारधाराएं पनपी। पहली निश्चयवाद की, डिटर्मिनिज्म, दूसरी संभववाद की, पॉसिबिलिज्म, तीसरी नवनिश्चयवाद की, न्यू डिटर्मिनिज्म। आज हमारे अध्ययन का विषय है निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिज्म। यहां पर हम निश्चयवाद की विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं के बारे में जानेंगे। निश्चयवाद या इसके समर्थकों का मानना है कि मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों में प्रकृति अति शक्तिशाली है और वह मनुष्य द्वारा किए गए समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, उनको नियंत्रित करती है। इस विचारधारा का यह भी मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण सार्वभौमिक है, सभी जगह प्रकृति प्रबल है, शक्तिशाली है, जबकि मनुष्य उस प्रकृति के अधीन है, उसके दास के समान है। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण की दशाएं या उस प्राकृतिक वातावरण के तत्व जैसे स्थिति, उच्चावर, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जल, जीव जंतु आदि, ये सभी प्राकृतिक वातावरण की दशाएं मानव के समूह, उनकी आवश्यकताओं, आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक क्रियाओं, यहां तक मानवीय व्यवहार जैसे चरित्र, इच्छाओं, भावनाओं व मान्यताओं को नियंत्रित करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। ऐसा निश्चयवाद या निश्चयवाद के समर्थकों का मानना है। निश्चयवाद को और कई नामों से भी जाना जाता है, जिसमें इसे वातावरणवाद या पर्यावरणवाद भी कहते हैं, इसे नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं, इसे पर्यावरण निश्चयवाद या वातावरण निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसे भौगोलिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से इस विचारधारा के कई उपनाम हैं या कई पर्याय हैं। अब हम नियतिवाद की विचारधारा के क्रमिक विकास को समझेंगे। यह विचारधारा कब और कहां से शुरू हुई और समय के साथ कैसे कैसे यह पोषित होती हुई चली गई, या किन किन विद्वानों का इस विचारधारा के विकास में योगदान रहा, या कौन कौन से विद्वान इस विचारधारा के समर्थक रहे। नियतिवाद की विचारधारा अत्यंत ही प्राचीन है, मतलब मानव भूगोल में मानव तथा प्रकृति के संबंधों पर आधारित 3 मूल विचारधाराओं में से सबसे प्राचीन विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा है। इस विचारधारा की शुरुआत ग्रीक तथा रोमन विद्वानों द्वारा की गई। प्रारंभिक विद्वानों में हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, हेरोडोटस, थुसिडाइड्स ये विद्वान प्रमुख हैं। हिप्पोक्रेट्स ने 420 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक ऑन एयर, वाटर एंड पैलेसेज में एशियाई और यूरोपीय निवासियों के स्वभाव में पाए जाने वाली भिन्नता को वातावरणीय दशाओं का योग माना है। यानी हिप्पोक्रेट्स ने एशियाई निवासियों और यूरोपीय निवासियों के स्वभाव में जो भिन्नता पाई जाती है, उस भिन्नता के लिए प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण की दशाओं को उत्तरदायी माना है। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में मानव जीवन पर प्रकृति के प्रभाव को माना है। उन्होंने बताया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के निवासी, या यूं कहें कि एशिया के निवासी मेधावी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किंतु उनमें साहस या हिम्मत की कमी होती है, जिस कारण दासता या गुलामी उनके स्वभाव में होती है। इसके विपरीत उनका मानना है कि ठंडे प्रदेशों के निवासी
या यूरोपीय निवासी निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, किंतु उनमें बुद्धि व तकनीकी दक्षता में कमी पाई जाती है, जिस कारण स्वभाव से वे दूसरों पर अधिकार करने के गुणों से युक्त होते हैं। इस तरीके से अरस्तु ने मनुष्य के स्वभाव और उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर वातावरण के प्रभाव को माना है, और उनके ये विचार मानव भूगोल की विचारधाराओं में से निश्चयवाद की विचारधारा या नियतिवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। महान इतिहासकार हेरोडोटस ने भी मिस्र की सभ्यता की उन्नति को भौगोलिक दशाओं का परिणाम माना है। इस तरीके से उनके विचार नियतिवादी या निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। बोधिन महोदय ने भी मनुष्य के स्वभाव को प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं से जोड़कर देखा है या जलवायु से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि शीत प्रदेश के निवासी दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेश के निवासी प्रतिशोध की भावना या बदले की भावना से युक्त होते हैं, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों के निवासी साहसपूर्ण या बहादुर होते हैं। ऐसा बोधिन महोदय का मानना है। उन्होंने मानव स्वभाव को जलवायु से जोड़कर देखा है और सीधा सीधा उन्होंने मनुष्य के स्वभाव पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को माना है। इस तरीके से उनके विचार भी नियतिवाद का समर्थन करते हैं या नियतिवाद के पक्ष में है। इसी तरीके से मोंटेस्क्यू महोदय ने भी मानव पर जलवायु और मिट्टी के प्रभावों का अध्ययन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ठंडे प्रदेशों के निवासी निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के निवासी डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। स्ट्रेबो, इमैनुअल कांट व बर्नार्ड बेरेनियस के समय में भी प्रकृति को प्रबल माना जाता था, यानी उनके वक्त में भी निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। कांट ने प्रकृति के तत्वों के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि साइबेरिया में प्रवास करने वाली भूरे रंग की गिलहरियों का रंग धूसर हो जाता है और सफेद रंग की गाय शीत ऋतु में भूरे रंग को धारण करती है। यहाँ कांट ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जलवायु जीव जंतुओं पर प्रभाव डालती है। क्योंकि जलवायु वातावरण का तत्व है, प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व है, इस तरीके से कांट महोदय के विचार नियतिवाद या निश्चयवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि निश्चयवाद भी तो यही कहता है कि प्रकृति या प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। इस तरीके से कांट के विचार नियतिवाद के पक्ष में है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नियतिवाद एक नए रूप में आने लग गया। हम्बोल्ट व रिटर महोदय ने प्रकृति के प्रभाव को भी माना और साथ में मानवीय पक्ष को भी स्थान दिया। उनके ऐसा करने से परंपरागत नीतिवाद जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उनके पश्चात डार्विन महोदय ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि प्रत्येक जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखता है। जो ऐसा नहीं कर पाते वे धीरे धीरे प्राय समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ डार्विन महोदय ने कि प्रत्येक जीव, और हम जानते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक जीव अपनी पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलन करता है, उन पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार अपने को ढालता है, तभी उसका अस्तित्व कायम रह पाता है। अन्यथा यदि वह जीव पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाता है तो वे जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, ऐसा चार्ल्स डार्विन का मानना है।
जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट हैकेल ने बताया कि प्रकृति में प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में बताया है कि प्राकृतिक पर्यावरण ने मानव के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित किया है, जिस कारण मानव प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न हुई है। हैकेल महोदय का मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की दशाएं मानव के शारीरिक लक्षणों में भेद उत्पन्न करती है और शारीरिक लक्षणों के भेद के कारण ही संसार में मानव की प्रजातीय भिन्नता देखने को मिलती है या मानव की प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न हुई है। बकल महोदय ने श्रमिकों की कार्यक्षमता और वह दक्षता पर जलवायु के प्रभावों को महत्वपूर्ण माना है और इसी के आधार पर उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय श्रमिकों तथा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के निवासी श्रमिकों की तुलना की है। एडमंड डिमोलिंस ने भी निश्चयवाद का समर्थन किया है या वे भी निश्चयवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मानव समाज पर्यावरण की देन है। इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रजातियों और मानव समुदायों पर वहां उनके स्थानीय वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसी तरीके से फ्रांसीसी विद्वान फ्रेडरिक लीपले ने भी मानव समुदायों पर उनकी प्राकृतिक दशाओं के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है, उनकी व्याख्या की है। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय निश्चयवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने निश्चयवाद को एक वैज्ञानिक रूप दिया है, इसीलिए वे वैज्ञानिक निश्चयवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। रेडजेल महोदय ने जनसंख्या के वितरण, उसके वितरण में असमानता तथा जनसंख्या के प्रवास के लिए प्राकृतिक वातावरण की दशाओं को जिम्मेदार माना है। इससे स्पष्ट हो जाता है और इससे स्पष्ट रूप से उनके विचारों में निश्चयवाद की झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने जापान एवं ब्रिटिश द्वीप समूह की उन्नति और आक्रमणों से सुरक्षित बचे रहने के लिए भी भौगोलिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना है या उत्तरदायी माना है। इस तरीके से फ्रेडरिक रेडजेल महोदय निश्चयवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। रेडजेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में एक जगह लिखा है, जिसको पढ़ने और समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रेडजेल महोदय निश्चयवाद के कितने बड़े समर्थक रहे हैं और निश्चयवाद को लेकर उनका पक्ष एकदम साफ और स्पष्ट रहा है। उन्होंने लिखा है, मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रगति की तुलना आसमान में स्वच्छंद उड़ती चिड़िया से नहीं की जा सकती, एक पौधे के ऊपरी तने से जरूर की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े हैं तथा शाखाएं तने पर ही निर्भर हो सकती हैं। मनुष्य अपना मस्तक आकाश में जितना ऊंचा कर ले, लेकिन उसके पैर हमेशा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा एक दिन उसे उसकी धूल में विलीन होना होगा। यहाँ रेडजेल महोदय का कहना है कि मनुष्य सभ्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से चाहे जितनी प्रगति एवं उन्नति कर ले, लेकिन वह पृथ्वी और प्रकृति पर उसी तरीके से निर्भर रहेगा जिस तरीके से एक पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए उसकी जड़ें धरती में समाहित हैं और धरती से वह अपना पोषण प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार मनुष्य की निर्भरता भी सदैव प्रकृति पे बनी रहेगी। मनुष्य अपने मस्तक को या विकास रूपी मस्तक को चाहे जितना आकाश में ऊंचा कर ले, लेकिन उसके पैर हमेशा धरती पर टिके रहेंगे और एक दिन उसे इस धरती की धूल में समा जाना है। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपुल भी निश्चयवाद की कट्टर समर्थक रही हैं। उन्होंने निश्चयवाद के संबंध में फ्रेडरिक रेडजेल के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में 1911 में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रकृति का मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाया।
सैंपल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मनुष्य भूतल की उपज है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ वह पृथ्वी का शिशु है और उसकी धूल का कण है, बल्कि ये भी है कि पृथ्वी ने उसको जन्म दिया है, उसका लालन पालन किया है, उसका बौद्धिक विकास कर कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा दी है, मनुष्य के सामने कई तरह की कठिनाइयां भी उत्पन्न की हैं और उनके समाधान के संकेत भी उसके कान में डाल दिए हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न वातावरण में निवास करने वाले मनुष्यों को पृथ्वी ने अपनी शारीरिक विशेषताएं दी हैं। जैसे पर्वतों पर रहने वालों को मजबूत पैर दिए हैं, समुद्र तटीय भागों में रहने वालों को मजबूत छाती और भुजाएं दी हैं ताकि वो आसानी से नावें चला सकें, पतवार चला सकें। इस तरीके से इन विचारों को समझने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि एलेन चर्चिल सैंपल निश्चयवाद की कितनी कट्टर समर्थक रही हैं, कितने प्रबल रूप से उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है। एक अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी निश्चयवाद पर सैंपल के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में बताया कि किस तरह भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। उन्होंने भौतिक दशाओं में सबसे अधिक जलवायु को महत्व दिया है। उनका कहना है कि जलवायु मानव जीवन को ही नहीं अपितु मानव जन्म को भी प्रभावित करती है, और हम भली भांति जानते हैं क्योंकि संपूर्ण मानव जीवन जलवायु से प्रभावित होता है। अब हम निश्चयवाद की विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह विचारधारा अतिवादी है। इस विचारधारा में मानव तथा प्रकृति में से एक पक्ष को मजबूती दी है या प्रधानता दी है। आप समझ सकते हैं कि निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया है, जबकि मनुष्य को बेबस, बेसहारा, लाचार और प्रकृति की दया पर निर्भर रहने वाला बताया है। निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना एक इस आधार पर की जा सकती है कि यह विचारधारा सार्वभौमिक नहीं है, यानी संपूर्ण विश्व या पृथ्वी पर समान रूप से लागू नहीं होती। जबकि दूसरी आलोचना यह है कि मनुष्य सभी जीवधारियों में सबसे अधिक बुद्धिमान है और वह पूरी तरह अन्य जीवों की तरह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता। हम मानते हैं इस चीज को, समझते हैं कि मनुष्य बाकी सभी जीव जंतुओं या जीवधारियों से अधिक बुद्धिमान है, वह विवेकशील है, उसके पास स्मृति है, वह तकनीकी रूप से दक्ष है और इसी कारण वह प्रकृति के अन्य जीवों की भांति, भोले वाले जीवों की भांति वह पूरी तरीके से प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता। तो इस आधार पर भी निश्चयवाद की आलोचना संभव है। जबकि एक आलोचना यह बनती है कि समान भौतिक दशाओं के अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य अपनी क्षमता के आधार पर उस क्षेत्र का विकास किया है। यदि हम ये मान लें कि भौतिक वातावरण की दशाओं ने पूरी तरीके से मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित या प्रभावित किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य ने समान भौतिक दशाओं के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी क्षमता, अपने विवेक, अपनी तकनीकी कुशलता के आधार पर उस क्षेत्र का विकास किया है। जैसे आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े मरुस्थलों में या उष्ण मरुस्थलों में एक तरफ सहारा और ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वीरान हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य थार का मरुस्थल जो है उन मरुस्थलों की अपेक्षा सघन है और ज्यादा विकसित है। इस तरीके से सहारा, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल और थार के मरुस्थल, इन सभी मरुस्थलों की भौतिक दशाएं समान हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकता, अपनी छांट, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर समान भौतिक दशा वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर का विकास किया है।
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चयवाद की विचारधारा अतिवादी विचारधारा है, जिसमें प्रकृति को प्रबलता प्रदान की गई है और विवेकशील तथा बुद्धिमान और तकनीकी रूप से दक्ष और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सभ्य मनुष्य को बेबस और बेसहारा करार दिया है, जो उचित नहीं है। फिर भी हमें प्रकृति का सहयोग करना अपेक्षित है। प्रकृति के सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने मानव तथा प्रकृति के मध्य संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं में से एक निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा को विस्तार पूर्वक समझा।